हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैंने फिर से शुरू कर दिया। आज से बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए विलम्ब हो गया। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में हमको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है और 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि इन 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता है, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। 1 डायमेंशन में क्या होता है बच्चों कि बॉडी का पोजीशन वेक्टर, बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर, बॉडी का एक्सीलरेशन वेक्टर, ये सब एक ही लाइन में होते हैं इन द सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? बट 2 और 3 डायमेंशन में क्या होता है? इन 2 एंड 3 डायमेंशन में क्या होता है? द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर मे बी इंक्लाइंड टू ईच अदर। वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वो इंक्लाइंड होते हैं टू ईच अदर एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, बिटवीन 0 to 180 डिग्री फॉर मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि 1 डायमेंशन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन 2 and 3 डायमेंशन की जब बात आती है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, वो इंक्लाइन टू ईच अदर होते हैं। दे इंक्लाइन टू ईच अदर और एट एनी एंगल, किसी भी एंगल में हो सकते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। ओके, इन मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको छाप लीजिए। ओके बच्चों, यस, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उस स्टिल आई थिंक देयर इज सम कन्फ्यूजन इन योर माइंड कि स्ट्रेट लाइन मोशन और प्लेन मोशन में क्या अंतर है। अभी जैसे मैंने बताया कि 1 डायमेंशन मोशन को कैसे आप एनालिसिस करेंगे और 2 and 3 डायमेंशन मोशन को कैसे एनालिसिस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन, पूरा कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सीलरेशन whose direction is always parallel to the direction of its initial velocity of the body। जब किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम बट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, और इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि बॉडी जब मोशन करता है तो उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों पैरेलल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, ना कि डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। राइट? मान लीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, ये इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है और एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। जब एक्सीलरेशन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, इंक्रीज होगी। तो दैट इज बॉडी मूव्स अंडर एक्सीलरेशन हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी। तब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली चेंजेस, नॉट द डायरेक्शन, और ऐसे मोशन को कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। नाउ नेक्स्ट, बट व्हेन द बॉडी मूव्स under an acceleration whose direction is different from the direction of initial velocity। लेकिन अगर बॉडी ऐसा मोशन करती है कि उसमें जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से अलग है, राइट? तब क्या होगा? देन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, किसका? वेलोसिटी का। एंड बॉडी मूव्स इन ए curved path, body moves in a curved path in a plane, और इसको कहते हैं प्लेन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक क्लियर। तो 2 कंसेप्ट है इसमें। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन
का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, इन द पैरेलल लाइंस होता है, जिसकी वजह से केवल मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज होती है, और इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल बता दीजिए इसका, जैसे कि किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका, राइट, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। किसी बॉल को मैंने ऊपर से नीचे गिराया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है और एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, पैरेलल है, राइट, वो पैरेलल लग रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब प्लेन मोशन में क्या होगा कि जैसे बॉडी मूव्स अंडर द एक्सीलरेशन, बॉडी का जो एक्सीलरेशन है और उसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से अलग होता है। तो इससे क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है वेलोसिटी का। तो जिसकी वजह से बॉडी जो है वो कर्व्ड पाथ में मोशन करती है, इट मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वो कर्व्ड पाथ में मोशन करती है इन ए प्लेन, और इसको हम कहते हैं प्लेन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जैसे कि बुलेट को मैंने शूट किया गन से, राइट, फुटबॉल को मैंने किक किया, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, बॉम्ब को मैंने एक्सप्लोड किया, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग है। बॉडी मूव्स अंडर एक्सीलरेशन whose डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों अलग अलग होने की वजह से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन, both magnitude and direction of velocity change हो रहा है, and the body tries to move in a circular in a curved path। जैसे मैंने कोई चीज़ को ऊपर फेंका, राइट, ऊपर फेंका तो नीचे आया, ऊपर फेंका तो नीचे आया, तो स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं बॉडी को वर्टिकली ना फेंक के ऐसा फेंक दूँ लाइक दिस, अगर बॉडी को ऐसा फेंक दूँ मैं लाइक दिस, वर्टिकली को छोड़ के इसको ऐसा फेंक दूँ, तो इसमें आपका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है। ये कर्व पाथ फॉलो करेगी। ये कौन सी पाथ फॉलो करेगी? कर्व पाथ। अगर बॉडी को मैं ऐसा फेंक दूँ तो ये ऐसा आके कर्व पाथ फॉलो करेगी, फॉलो द कर्व पाथ, और इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन। द प्रोजेक्टाइल मोशन कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व इनटू टू सिंपल मोशन। बच्चों, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हम वर्टिकल को छोड़ के किसी बॉडी को ऐसा फेंकेंगे तो वो कर्व पाथ फॉलो करेगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे आर डिफरेंट, नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो बॉडी कर्व पाथ में फॉलो करेगा, राइट। तो जैसे ही हम किसी बॉडी को इस तरह से थ्रो करते हैं, इस तरह से थ्रो करते हैं, राइट, तो वो जो मोशन होगा कर्व पाथ, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, उस मोशन को भी हम वी कैन रिजॉल्व इनटू टू सिंपल मोशन। वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड अदर इज वर्टिकल मोशन। एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी था, कोई ये बॉडी है, बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया v1, राइट। अब इस बॉडी पे g भी तो लगेगी, तो एक्सीलरेशन वेक्टर भी लगेगा। तो इस एक्सीलरेशन की वजह से बॉडी क्या किया कि अब यहाँ देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। मैंने कहा था दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री है, राइट। वेलोसिटी मैंने ये दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बॉडी को, और एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है। तो ये बॉडी जो है इट विल मूव इन ए कर्व पाथ, ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके मान लेते हैं ये बॉडी, यस, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी ये हो गई v2 हो गई, राइट, और एक्सीलरेशन इज g, एक्सीलरेशन नीचे ही लग रहा है। तो ये सेम बॉडी था, राइट। तो सेम बॉडी था, इसकी
ड्यू टू एक्सीलरेशन, इस ग्रेविटी की वजह से इसमें एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाती है, दैट इज v2, राइट। ये v1 था, ये v2 था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन था, दैट इज वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वन इज वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन है। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो सिंपल मोशन में रिजॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वन इज वर्टिकल मोशन। अब हम इसकी बात करें तो इसमें दो वेलोसिटी हो गई बॉडी में, एक v1 एंड v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो दैट इज v1 मेरा इट इज दिस वेक्टर, ये v1 था, एंड v2 मेरा ये वेक्टर है, तो ये मेरा v2 वेक्टर है। तो चेंज, दिस इज द चेंज, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज योर v2 माइनस v1। अब इसका डायरेक्शन हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से निकालते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो जैसे मेरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसा है, इसकी डायरेक्शन ऐसा है, राइट, इसकी डायरेक्शन ऐसा है, और ये आपका ये है आपका रिजल्टेंट, ये नेक्स्ट एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, ये v1 है, ये v2 है, राइट। तो डेल्टा v मेरा ये हो जाता है और इसकी डायरेक्शन मेरा होगा लाइक दिस ना। ये कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कहता है कि दिस डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, बस ये आपको याद रखना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम डायरेक्शन जो भी निकालते हैं, दैट इज ये ट्राइंगल बन गई, इसकी डायरेक्शन ऐसी, इसकी डायरेक्शन ऐसी, तो थर्ड वाले की डायरेक्शन ऐसी होगी, नॉट लाइक दिस। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरा ऐसा होगा। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो g की डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, g की डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। तो जहाँ g लग रहा है उसी वहीं आपका चेंज इन वेलोसिटी भी लग रहा है, राइट। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफ वी ड्रॉप डाउन ए बॉल, अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप डाउन कर दें फ्रॉम ए रूफ एंड एट द सेम टाइम थ्रो अनदर बॉल, एक बॉल को उसी टाइम हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करें। दो चीज़ें, एक तो हमने बॉल को रूफ से ड्रॉप कर दिया और दूसरा हमने उसी टाइम में दूसरे बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, तब क्या होगा, देन बोथ द बॉल वुड स्ट्राइक द अर्थ साइमल्टेनियसली, दोनों बॉल अर्थ को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि दो बॉल हमारे पास है, एक बॉल को मैंने छत से नीचे गिरा दिया, एक बॉल को हमने ऐसा फेंक दिया, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों बॉल जो है अर्थ को स्ट्राइक करेंगे, राइट, साइमल्टेनियसली वुड स्ट्राइक द अर्थ साइमल्टेनियस, एक साथ स्ट्राइक करेंगे अर्थ को, बट प्लेसेस डिफरेंट होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वेलोसिटी है, राइट, दैट इज हॉरिजॉन्टल जो मोशन हो रहा है और जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो मैंने ये कहा था, दे आर इंडिपेंडेंट, ओके, अंडरस्टैंड ना। तो अभी हम प्रोजेक्टाइल में इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि हमने किसी बॉडी को एक वेलोसिटी दिया, राइट, ये कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बॉडी है, इसको हमने वेलोसिटी ऐसा दिया, राइट, जैसे हमने इस यूँ दिया, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। वी साइन थीटा उसको ऊपर ले जाएगा, वी कॉस थीटा उसको हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा, और वहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए ये है प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्रोजेक्टाइल। बॉडी को वर्टिकल से यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है, जिसके पास वेलोसिटी क्या है, यू है। तो यू को हम दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक यू एक्स एक यू वाई। यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, यू वाई मतलब यू साइन थीटा। और इस तरह से जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। तो किसी भी पॉइंट में, आप किसी भी पॉइंट में देखेंगे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके पास दो कंपोनेंट रहेंगे, वी एक्स वी वाई। और जब सबसे ऊपर में बच्चों केवल वी एक्स रहेगा, वी वाई नहीं रहेगा, ताकि बॉडी ऊपर इसके ऊपर तो बॉडी जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे वी वाई का मान 0 हो जाएगा, केवल वी एक्स रहेगा, राइट, मतलब एक्स कंपोनेंट केवल रहेगी।
और इस तरह से जब इसके बाद यहाँ से आएगी तो y कंपोनेंट मेरा y कंपोनेंट जो यहाँ ऊपर लग रहा था उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी by, क्लियर। एंड देन इसी तरह से ये bx यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज, और ये आपका दैट इज y कंपोनेंट ये रहेगा। तो x कंपोनेंट ये चेंज नहीं हुआ, x कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, यहाँ जो x था वही ये था, तो y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये क्या इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, उसको हम प्रूफ करेंगे। ये तो देखने से ही लग रहा है पैराबोला इक्वेशन है, तो इट इज़ ए पैराबोलिक पाथ। इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टोरी, ये जो पाथ है इसको कहते हैं ट्रेजेक्टोरी, ट्रेजेक्टोरी कहते हैं इस पाथ को, राइट। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड ट्रेजेक्टोरी, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, बॉडी को जैसा मैंने कहा था ना कि बॉडी को हम सीधा नहीं थ्रो करेंगे, बॉडी को हम ऐसा थ्रो करेंगे या ऐसा थ्रो करेंगे। तो जैसे बॉडी को हमने ऐसा थ्रो किया विद वेलोसिटी v के साथ या u के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। इस तरह से ये जहाँ जहाँ जाएगा इसके पास दो कंपोनेंट रहेंगे। सबसे ऊपर जब जाएगा तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, x कंपोनेंट उसके पास रहेगा, राइट। इसी तरह से जब वो वापस आएगा तो जो y कंपोनेंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया है, राइट। तो बच्चों ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ये इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इस हाइट का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे और इसको कहते हैं रेंज, इसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। और जितना समय बॉडी हवा में रहा इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहाँ से बॉडी यहाँ गया इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से बॉडी यहाँ आया इसको कहते हैं टाइम ऑफ डेसेंट। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रेंज होती है। हाइट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट वो हाइट होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम जो हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डेसेंट। तो दोनों टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डेसेंट अगर हम एयर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। और ये क्या कर्व क्या है, कौन सा कर्व है, ये पैराबोला है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये पैराबोला पाथ है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, यू एक्स इज यू कॉस थीटा भी एंड यू वाई इज यू साइन थीटा। नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी क्या था, यू कॉस थीटा था इनटू टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट equals to velocity into time, that is the displacement. and displacement along y direction, y direction में क्या displacement होती है। तो y direction का displacement निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे, s equals to ut plus half at स्क्वायर। तो s की जगह हमने h ले लिया, h ut, ओके, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ओके। तो इसको हम पुट करेंगे, h को हमने यहाँ y ले लिया वर्टिकल डायरेक्शन, u मेरा क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा है और t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बच्चों इस पहले वाले इक्वेशन से t का मान मेरा हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा। तो इसी x बाई यू कॉस थीटा को इसमें पुट कर देंगे, t की जगह x बाई यू कॉस थीटा, t की जगह x बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो दैट इज योर, यहाँ से आप देख रहे हैं x यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो x बाई एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है इक्वेशन y, ओके, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ना, ये होता है पैराबोला इक्वेशन। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल or equation of path of projectile. It proves that the path is parabolic in nature. I think it is clear. Please note it down. Okay बच्चों, now अभी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या कैसा होता है, दैट इज पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, वी हैव प्रूव्ड दैट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी समय तक
प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। जैसा मैंने बताया कि टाइम ऑफ एसेंट उसके बाद टाइम ऑफ डेसेंट दोनों बराबर होते हैं। तो पहले हम टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं। मान लो बॉडी, दैट इज लेट बॉडी टेक्स टाइम टी, बॉडी टाइम टी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बॉडी को समय टी लगा हाईएस्ट पॉइंट में जाने के लिए। तो हम जानते हैं हमारा इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इन दिस केस ऊपर जा रहा है तो g अगेंस्ट g है तो माइनस जी टी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। चूँकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने y कंपोनेंट लिया वी वाई यू वाई माइनस जी टी। अब जब सबसे ऊपर चला जाएगा तो बच्चों वी वाई का मान 0 हो जाएगा और किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था यू वाई का मान यू साइन थीटा है माइनस जी टी। तो यहाँ से टी का मान मेरा ये आ गया यू साइन थीटा बाई जी। मतलब इतना टाइम में बॉडी ऊपर चला गया, राइट। ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वो वहाँ से नीचे आएगा तो टाइम ऑफ डेसेंट, तो टाइम ऑफ डेसेंट भी इसी के बराबर होगा, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम जो होगा टी प्लस टी दैट इज 2t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ नेक्स्ट इज हाइट, कितनी हाइट कवर करेगा वो उस वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं लेट h बी द हाइट, मान लेते हैं h जो है उसका वो हाइट कवर कर रहा है। तो वी नो द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs होता है ना, 2gs या 2as। तो इन दिस के इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, y कंपोनेंट हम लेंगे, हाइट कवर कर रहा है तो वी वाई स्क्वायर 2gh। अब सबसे ऊपर जाके वी वाई का मान 0 हो जाएगा तो पुट इट 0। किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था यू वाई का मान क्या था यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। That is our total time of flight and this is the height। तो बच्चों यहाँ से ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब हाइट मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। हाइट मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री हाइट इज मैक्सिमम। ओके, देन इसीलिए आपने देखा होगा जो हाई जंपर होते हैं, जो हाई जंपर वो अपने बॉडी को थीटा डिग्री में उठाते हैं, 90 डिग्री में वो जंप करते हैं साथ, सो दैट मैक्सिमम हाइट कवर कर सके। ओके, एंड देन यहाँ भी आपका टोटल टाइम मैक्सिमम टाइम होगा जब थीटा साइन थीटा मेरा 1 होगा, राइट। थीटा का मान मेरा 90 होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नाउ रेंज की बारी है। तो रेंज मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉराइजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी एक्ट हो रही है यू एक्स एंड टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना समय वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। तो रेंज का सिंपल फार्मूला है यू एक्स इंटू टी। यू एक्स मेरा क्या है बच्चों यू कॉस थीटा एंड टोटल टाइम हमने अभी निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी। तो इफ वी मल्टीप्लाई वी गेट यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ना 2 साइन थीटा कोस थीटा को लिख हम सकते हैं साइन 2 थीटा। तो बच्चों ये रेंज का फार्मूला हो गया, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रेंज मेरा मैक्सिमम कब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब साइन 90 होती है। तो फ्रॉम हियर थीटा इज 45 डिग्री। मतलब रेंज मेरा मैक्सिमम तभी होगा जब हम 45 डिग्री पे किसी भी बॉडी को थ्रो करेंगे। किसी बॉडी को अगर हम 45 डिग्री में थ्रो करते हैं तो वी गेट मैक्सिमम रेंज। ओके, अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये हो जाता है साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब बच्चों इस साइन 180 माइनस 2 थीटा में ये साइन कंपोनेंट फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये अगेन ये मेरा साइन 2 थीटा आ जाता है, राइट। आपने मैथमेटिक्स वाले पढ़े होंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शन आता है ऑल साइन 10 कॉस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये 180 हो गया, 180 में साइन मेरा साइन फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए ये फिर साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज मेरा 2 एंगल के लिए सेम होते हैं।
दो एंगल के लिए सेम होते हैं, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। अगर मान लो हम 30 डिग्री में किसी को थ्रो करते हैं, राइट, और दूसरा 90 माइनस 30 60 डिग्री में थ्रो करेंगे, तो दोनों का रेंज सेम आएगा। बस ये डिफरेंस रहेगा कि 60 डिग्री वाले में बॉडी ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा। ओके बच्चों, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ रेंज। रेंज का ये जनरल फार्मूला है, रेंज का जनरल फार्मूला है। मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। रेंज दो एंगल में के लिए सेम होता है, वो दो एंगल कैसे होने चाहिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा होनी चाहिए। ओके, प्लीज नोट डाउन। हाँ तो बच्चों, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन द प्रोजेक्टाइल टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल फॉर एन एंगल एट व्हिच रेंज इज मैक्सिमम। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम रेंज का रेशियो निकालना है और हाइट का रेशियो निकालना है फॉर एन प्रोजेक्टाइल फॉर एन एंगल एट व्हिच रेंज इज मैक्सिमम। किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है, उस एंगल का आपको रेशियो निकालना है। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड डू इट। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने कर लिया होगा, यहाँ देखिए मैंने भी कर दिया। मैक्सिमम रेंज, तो पहले हम रेंज का फार्मूला लिखेंगे, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बच्चों ये रेंज की फार्मूला है, अच्छी तरह से इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होता है, ये जब थीटा मेरा 45 होगा, तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो थीटा इज 45 डिग्री, सो रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी। ये मेरा रेंज आ गया, मैक्सिमम रेंज। अब ये क्वेश्चन कहा है कि हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल फॉर एन एंगल एट व्हिच रेंज इज मैक्सिमम। हाइट का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हाइट की फार्मूला है, साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये कह रहा है कि हाइट हमको निकालना है उस एंगल पे जिस पे रेंज मैक्सिमम होता है। तो रेंज मैक्सिमम 45 में होता है, तो साइन 45। ओके, तो दैट इज स्क्वायर है, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, तो होल स्क्वायर मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 2 नीचे, दैट इज 2 और 2 मिलके नीचे 4 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g। अब इन दोनों का रेशियो पूछा था, 20/20, तो दैट इज रेशियो इज 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आया है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आया है। इसलिए आप इसको ये याद रखना है कि मतलब मैक्सिमम रेंज और हाइट उस एंगल पे जिसके रेंज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट इसका अलग रेशियो आएगा, ये अलग चीज़ है। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट का रेशियो अलग आएगा। आप करके देख लेना, होमवर्क नहीं होगा तो हमसे पूछ लेना कमेंट करके। बट ये क्या है, दैट इज मैक्सिमम रेंज एंड हाइट उस एंगल पे जहाँ रेंज मैक्सिमम होता है, दैट इज हाइट 45 डिग्री पे, दैट इज 4। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल। कोई एक बुलेट है जिसको हमने फायर किया एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल। इट हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। ग्राउंड को कहाँ हिट किया, 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर अवे हिट्स किया। इट हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हम उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करते हैं, कैन वन होप टू हिट ए टारगेट ऑफ 5 किलोमीटर अवे। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं वो 5 किलोमीटर अवे टारगेट को भी हिट कर लेगा। एज्यूम मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड। उसकी जो मजल की स्पीड है, गन की जो मजल है उसकी स्पीड फिक्स है। एंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दीजिए। ओके बच्चों, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड। कोई बुलेट है जो कि 30 डिग्री पे मतलब विद द हॉराइजॉन्टल फायर किया जा रहा है, जो एक टारगेट को 3 किलोमीटर आगे हिट कर रहा है। क्या हम 5 किलोमीटर वाली टारगेट को भी हिट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज्यूम मजल स्पीड टू बी फिक्स
एंड नेग्लेक्ट एयर। प्लीज डू इट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम रेंज की जो फार्मूला उसको लिखते हैं, यू स्क्वायर बाई साइन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फार्मूला ऑफ रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज इसमें कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर। एंड एंगल किस एंगल में प्रोजेक्शन किया था, 30 डिग्री। तो थीटा मीन्स 30, 2 थीटा मीन्स 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ओके, तो फ्रॉम हियर यू फाइंड द यू, व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज व्हाट इज द यू। तो यू कम्स आउट टू बी 186.12 मीटर पर सेकेंड। नाउ मैक्सिमम रेंज with the that is the fixed मजल स्पीड। फिक्स्ड मजल स्पीड के लिए जो मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी है। तो यू स्क्वायर मेरा इतना आ गया और जी इतना है, तो ये इतना आ गया, इस 3 किलोमीटर। जब उसका मैक्सिमम रेंज ही 3 किलोमीटर है तो वो 5 किलोमीटर का टारगेट को कैसे हिट करेगा। दैट मीन्स वो 5 किलोमीटर टारगेट को हिट नहीं कर सकेगा अगर उसकी मजल स्पीड फिक्स है। तो अगर मजल स्पीड चेंज करेंगे तो इट में हिट, राइट। तो अगर मजल स्पीड उसकी फिक्स है तो वो 5 किलोमीटर का टारगेट को हिट नहीं करेगा। तो आई होप यू एंजॉय माई क्लास। पढ़ते रहिए बच्चों। ओके।